जय हिंद साथियों। आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वर्ष 2018 के ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस ग्रुप से हुए बीएड की प्रवेश परीक्षा के प्रश्नों का सॉल्यूशन लेकर के प्रस्तुत हूं। आज के इस वीडियो में प्रश्न संख्या 31 से लेकर 60 तक अर्थात 30 प्रश्नों के उत्तर की विस्तृत चर्चा की जाएगी और ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो कि वर्ष 2020 और उसके आगे बीएड की प्रवेश परीक्षा बीएचयू में देने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले प्रश्न संख्या 31 और प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वानस्पतिक तंतु नहीं है? वेजिटेटिव फाइबर कौन सा नहीं है? तो ध्यान देना है कि दो तरह के फाइबर होते हैं, एक तो वेजिटेटिव या सेलुलोज फाइबर और दूसरे एनिमल या प्रोटीन फाइबर। तो वेजिटेटिव या वेजिटेबल जो फाइबर होते हैं, जिनको सेलुलोज फाइबर भी कहते हैं, वो कहीं ना कहीं प्लांट से मिलते हैं और एनिमल या प्रोटीन फाइबर, प्रोटीन बेस्ड जो फाइबर होते हैं वो एनिमल से मिलते हैं। तो ये जो वूल है वो एक वेजिटेटिव फाइबर नहीं है, बल्कि यह क्या है? एनिमल फाइबर है। जबकि लिनेन, हेम्प और ये जूट, ये तीनों ही वेजिटेटिव फाइबर हैं, ये वानस्पतिक तंतु हैं। तो अगला प्रश्न, जल की अस्थायी कठोरता को किस प्रकार दूर किया जाता है? तो जल की जो अस्थायी कठोरता होती है वह कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, नाइट्रेट और सल्फेट की वजह से होती है और इस अस्थायी कठोरता को दूर करने की एक प्रमुख विधि है केल्गन प्रोसेस। फिर से रिपीट करता हूं कि जो जल की अस्थायी कठोरता होती है वह कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, नाइट्रेट और सल्फेट की वजह से होती है और इसको दूर करने का एक प्रमुख तरीका है केल्गन प्रोसेस। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रंग द्वितीयक नहीं है? प्रश्न संख्या 33, निम्न में से कौन सा रंग द्वितीयक नहीं है? तो दो तरह के कलर मेनली होते हैं, प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर। जो प्राइमरी कलर हैं वो मेनली तीन हैं, रेड, येलो एंड ब्लू। रेड, येलो एंड ब्लू ये तीन प्राइमरी कलर होते हैं क्योंकि यही ओरिजिनल कलर हैं और बाकी जो कलर होते हैं वो इन्हीं से तैयार होते हैं। तो प्राइमरी कलर को रूट कलर भी कहते हैं और रेड, येलो और ब्लू प्राइमरी कलर हैं। तो यानी कि रेड जो है कि वो लाल जो है वो आपका सेकेंडरी कलर नहीं है, जबकि बाकी ग्रीन, ऑरेंज, पर्पल ये सब सेकेंडरी कलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगों में भिन्नता का कारण है। विभिन्न कलर्स में जो भिन्नता होती है उसका क्या कारण है? तो जो विभिन्न कलर्स में भिन्नता होती है उसका कारण है ह्यू। ह्यू जो है बताता है कि किस कलर का अपीयरेंस कैसा आएगा। तो ये कलर अपीयरेंस पैरामीटर है ह्यू और इसी के कारण विभिन्न रंगों में भिन्नता होती है। जबकि जो वैल्यू है, वैल्यू या मूल्य है, यह जो है कि डार्कनेस और लाइटनेस को बताता है, रंगों के डार्कनेस और लाइटनेस को बताता है और जो क्रोमा है वो कलर की क्वालिटी को बताता है। तो जो कलर्स का डिफरेंस होता है दैट इज ड्यू टू ह्यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा उद्यमी का गुण नहीं होता है? Which one is not a quality of an entrepreneur? और एंटरप्रेन्योर की जो क्वालिटी है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है क्वालिटी, लीडरशिप भी क्वालिटी है, केयरलेसनेस एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिसिप्लिन, ओरिजिनलिटी, लीडरशिप, persistence, these are the some qualities of a good entrepreneur. Carelessness is not the quality of an entrepreneur. Next question, which one is not a type of budget? बजट का प्रकार कौन सा नहीं है? तो सबसे पहला ऑप्शन दिया है रियल बजट। रियल बजट बजट का प्रकार नहीं है क्योंकि बजट हमेशा एस्टिमेट होता है, रियलिटी नहीं होती है। जबकि आइडियल बजट जो होता है उसमें जितनी इनकम होती है उसमें से कुछ पार्ट व्यक्ति सेव कर लेता है। एवरेज बजट जो हमारा एनुअल बजट है उसका जब हम मंथली एवरेज निकालते हैं तो वो एवरेज बजट है। और बजट मेनली दो तरह के होते हैं, बैलेंस्ड बजट और अनबैलेंस्ड बजट। बैलेंस्ड बजट तब होता है जब जितना टोटल रेसीट है उतना ही टोटल पेमेंट हो, लेकिन यदि टोटल रेसीट और टोटल पेमेंट इक्वल टू ईच अदर नहीं हुए तो बजट अनबैलेंस्ड हो जाएगा और अनबैलेंस्ड बजट में या तो सरप्लस होगा या फिर डेफिसिट होगा। तो which one is not a type of budget? So real budget is not a type of budget because budget is always estimate, budget is not the reality, exact reality. So next question, which one is not a informal teaching method?
तो दो तरह के टीचिंग मेथड्स हैं, फॉर्मल टीचिंग मेथड और इनफॉर्मल टीचिंग मेथड। और जो ये ग्राफ चार्ट है यह एक फॉर्मल टीचिंग मेथड है, यह इनफॉर्मल टीचिंग मेथड नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, व्हिच डिजीज इज कॉल्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन? नियासिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो नियासिन जो कि विटामिन B3 का दूसरा नाम है, विटामिन B3 का ही केमिकल नेम नियासिन होता है। विटामिन B3 या नियासिन के कमी से पेलेग्रा नामक रोग होता है और यह एक स्किन डिजीज है, यह एक त्वचा से संबंधित रोग है। जबकि ऑस्टियोमलेशिया जो है यह विटामिन डी की कमी से होता है। ऑस्टियोमलेशिया विटामिन डी या कैल्सीफेरॉल की कमी से एडल्ट्स में होता है। बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है और विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। जबकि जो एनीमिया रोग है वह विटामिन B6, B11 और B12 की कमी से होता है। तो नियासिन या निकोटिनेमाइड या विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा नामक डिजीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, व्हिच वन इज नॉट ए फैक्टर अफेक्टिंग बेस मेटाबॉलिक रेट? ये बेस मेटाबॉलिक रेट मेडिकल साइंस बायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यह बताता है कि एक व्यक्ति यदि रेस्ट कर रहा है, आराम की मुद्रा में है, तो उसको कितने कैलोरी की जरूरत होती है, या एक व्यक्ति दिन भर में कितने कैलोरी का यूज करता है, कितने कैलोरी बर्न करता है। और ये जो BMR है, बेस मेटाबॉलिक रेट, यह तमाम फैक्टर से अफेक्ट होता है। यदि व्यक्ति को फीवर है तो फीवर होने पर BMR बढ़ जाएगा, फास्ट है तो BMR घट जाएगा, सेक्रेशन ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स भी BMR को प्रभावित करती हैं। लेकिन यदि व्यक्ति नॉर्मल स्टेज में रहे तो उसके BMR पर असर नहीं पड़ेगा। तो BMR को प्रभावित न करने वाला कारक है नॉर्मल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसेंशियल एमिनो एसिड इज आल्सो कॉल्ड? इसेंशियल एमिनो एसिड का दूसरा नाम क्या है, कि कौन सा है? इसमें से पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा इसेंशियल एमिनो एसिड है। तो पहले चीज तो ये जान लेना है कि एमिनो एसिड से ही प्रोटीन का निर्माण होता है और इसीलिए अमीनो एसिड को प्रोटीन का यूनिट भी कहते हैं। और तीन तरह के मेनली एमिनो एसिड हैं, एक है इसेंशियल एमिनो एसिड, दूसरा है नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड और तीसरा है कंडीशनल एमिनो एसिड। इसेंशियल एमिनो एसिड वो होते हैं जिनको कि हम भोजन से प्राप्त करते हैं और लाइसिन एक इसेंशियल एमिनो एसिड है। जबकि नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड ऐसे होते हैं जो कि बॉडी खुद ही प्रोड्यूस कर लेती है, शरीर खुद ही तैयार कर लेती है। और क्रिस्टीन और सेरीन ये नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड है। तो इसेंशियल एमिनो एसिड का एक एग्जांपल यहाँ पर हो गया लाइसिन। एमिनो एसिड प्रोटीन के यूनिट होते हैं, ये बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। जो एमिनो एसिड या प्रोटीन होता है ये शरीर के लिए बिल्डिंग ब्लॉक का काम करते हैं। और एमिनो एसिड तीन तरह के, इसेंशियल, नॉन इसेंशियल और कंडीशनल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एन एडल्ट वीमेन, क्वेश्चन नंबर 41, फॉर एन एडल्ट वीमेन कैलोरीज रिक्वायरमेंट इज? एडल्ट वुमेन के लिए कितने कैलोरी की जरूरत होती है? तो जो एडल्ट वुमेन के लिए कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो 1800 से 2200 तक है। आप जानते हैं कि यदि एक व्यक्ति शहरी क्षेत्र में रहता है तो उसके लिए पर डे 2100 कैलोरी है। यदि व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में रहता है जो फिजिकल काम करता है उसके लिए 2400 कैलोरी है। यदि व्यक्ति हार्ड वर्क करता है तो उसके लिए लगभग 3000 और उससे ऊपर कैलोरी की जरूरत पड़ती है। और ये कैलोरी हम उस भोजन से प्राप्त करते हैं जो कि उष्मा की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? और आप इतना तो सब जानते हैं कि आयोडीन की कमी से घेघा या ग्वाइटर होता है, लेकिन आयोडीन की कमी से क्रेटिनिज्म या बौनापन बीमारी भी होती है। जबकि नाइट ब्लाइंडनेस, ज़ीरोफ्थैल्मिया, बाइटॉट स्पॉट, ये जो नाइट ब्लाइंडनेस है या ज़ीरोफ्थैल्मिया या बाइटॉट स्पॉट, ये जो है विटामिन ए की कमी से होते हैं। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, बच्चों में होता है, और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43,
क्वेश्चन नंबर 43 है कि which of the following principles was added by महावीर स्वामी to the religious doctrine of पार्श्वनाथ। महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के धार्मिक उपदेशों में किस सिद्धांत को शामिल किया? तो आप सब जानते हैं कि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, जबकि पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। और पार्श्वनाथ जो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे, उन्होंने 4 महाव्रत बताए थे, और वो 4 महाव्रत थे सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय, जबकि महावीर स्वामी ने उसमें 5वां जोड़ा ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया, और ये 5 महाव्रत हैं जैन धर्म के धर्मावलंबियों के लिए: सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। आपको मालूम होना चाहिए कि जो जैन धर्म है उसके प्रवर्तक ऋषभदेव थे, जो कि पहले तीर्थकर थे। जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे, और महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे। महावीर स्वामी का जन्म बिहार के वैशाली के कुंडल ग्राम में 540 बीसी में हुआ था। अब अगला प्रश्न, हु बिल्ट द स्तूप ऑफ सांची? सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया? तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया। सांची के स्तूप, सांची जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, और इस सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया। इस सांची के स्तूप में बुद्ध के अवशेष सुरक्षित हैं, जबकि आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो कनिष्क है वो कुषाण वंश का एक प्रतापी शासक था, जो कि 78 ईस्वी में शक संवत का प्रारंभ किया। हर्ष या हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का एक प्रतापी शासक था, जिसकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं: नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। तो अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 45, वेयर डिड बुद्धा गिव हिज फर्स्ट सरमन? बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। और सारनाथ के अन्य नाम क्या हैं? तो सारनाथ के अन्य नाम मृगदाव या ऋषिपत्तनम है। और जब उन्होंने पहला उपदेश दिया गौतम बुद्ध ने, तो इसको बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया, जबकि गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ये जो पाटलिपुत्र और वैशाली हैं, इनमें बौद्ध धर्म की संगीतियां हुई थी। आपको जानकारी होनी चाहिए कि बौद्ध धर्म की कुल 4 संगीतियां हुई थी। पहली राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, और चौथी कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न, Which among the following is most ancient? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सबसे प्राचीन है? सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेदों में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, और यह केवल भारत का ही नहीं बल्कि विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ है। और इस ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और लगभग 10,600 ऋचाएं या मंत्र हैं, और इसीलिए जो ऋग्वेद है उसको ऋचाओं का संग्रह कहते हैं। और इस ऋग्वेद के, आप जाएंगे ऋग्वेद देखते हैं, तो ऋग्वेद के जो 10वां मंडल है, ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, उसी में पुरुष सूक्त है, और उस पुरुष सूक्त में ही चातुर्वर्ण समाज जिसको कि हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के नाम से जानते हैं, तो उसकी चर्चा पहली बार ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ही की गई है। जबकि जो सामवेद है उसको भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, क्योंकि इसमें गीत या रूप मंत्रों का संग्रह है। यजुर्वेद, इसका संबंध यज्ञ और अनुष्ठान से है। यज्ञ और अनुष्ठान के विधि विधान इसमें दिए गए हैं, और मुख्य रूप से 2 प्रकार के यजुर्वेद हैं, 2 पार्ट हैं इसके, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। जबकि अथर्ववेद जो है वो अथर्वा ऋषि के द्वारा रचित हैं, और इस वेद में तंत्र मंत्र, रोग निवारण, जादू टोना, अंधविश्वास इत्यादि का वर्णन है। अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 47, राजतरंगिणी की रचना किसने की थी? तो आप सब पढ़ चुके हैं कि राजतरंगिणी की रचना कल्हड़ ने की थी। राजतरंगिणी की रचना कल्हड़ ने की थी, और राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास प्रस्तुत किया गया है।
और राज तरंगिणी संस्कृत साहित्य की पहली पुस्तक है जिसमें कि इतिहास को एक क्रमबद्ध रूप से लिखा गया। और कहाँ का इतिहास है इसमें? तो कश्मीर के राजाओं का इतिहास है, कश्मीर का इतिहास इसमें कल्हड़ ने लिखा। और जो कल्हड़ थे वो जय सिंह एक लोहार वंश के शासक थे, तो उन्हीं के दरबार में थे, वहीं पर रहते हुए इन्होंने राज तरंगिणी लिखा। जबकि कालिदास के बारे में आप सब जानते हैं कि कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन थे, चंद्रगुप्त द्वितीय भी उनको बोलते हैं। और इनकी प्रमुख रचनाओं में अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, कुमार संभवम इत्यादि है। चंदबरदाई का नाम भी सभी जानते हैं। चंदबरदाई पृथ्वीराज रासो लिखे, यह पृथ्वीराज चौहान के दरबारी भी थे, उनके मित्र भी थे। और इन्होंने उनकी प्रशंसा में, चंदबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा पृथ्वीराज चौहान की प्रशंसा में। अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 48, हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ लाख बख्श? लाख बख्श की टाइटल किसको दी गई? लाख बख्श की उपाधि किसे प्रदान की गई? तो लाख बख्श की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान की गई थी। लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है क्योंकि वह बहुत उदारता से दान करता था। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था और इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा और यहाँ दिल्ली में कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था। इसका दामाद था इल्तुतमिश, जिसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया था। इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया, जो कि पहली मुस्लिम शासिका, पहली मुस्लिम सुल्तान या शासिका थी। और उसके बाद आता है बलबन। बलबन जो है बलबनी वंश की स्थापना करता है और बलबन जो है फारसी रीति रिवाजों पर आधारित नवरोज उत्सव मनाना प्रारंभ किया था। और इसने सिजदा और पैबोस की प्रथा भी शुरू की थी। 1266 से लेकर के 1286 तक, फ्रॉम 1266 टू 1286 ही रेंड ओवर दिल्ली, उसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। तो लाख बख्श की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक की उदारता दानशीलता के कारण दी गई। अगला प्रश्न, हु वाज द राइटर ऑफ तबकात ए अकबरी? तबकात ए अकबरी के लेखक कौन है? तो तबकात ए अकबरी के लेखक नजामुद्दीन अहमद हैं। जबकि अबुल फजल का नाम आपने सुना होगा, यह अकबर के नवरत्नों में एक थे और इनकी रचना अकबरनामा और आईने अकबरी है। बदायूनी, जिनका कि पूरा नाम अब्दुल कादिर बदायूनी है, उनकी एक पुस्तक है मुंतखब उत तवारिख। और ये जो अब्बास खान सरवानी हैं, तो इन्होंने शेर शाह सूरी के लिए लिखा तारीखे शेर शाही। अब्बास खान सरवानी ने शेर शाह के लिए लिखा तारीखे शेर शाही। अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 50, हु फाउंडेड द किंगडम ऑफ अवध इन 1722? 1722 में अवध राज्य की स्थापना किसने की? तो 1722 में अवध राज्य की स्थापना सआदत खान ने की थी। सआदत खान ने 1722 में अवध राज्य की स्थापना की थी। और इस सआदत खान ने ही नादिर शाह को बुलाया था दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए। दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए नादिर शाह को उकसाने वाला सआदत खान ही था। जबकि जो ये मुर्शीद कुली खां है, तो ये मुर्शीद कुली खां बंगाल में अपना स्वतंत्र सूबा स्थापित करने का श्रेय इसको जाता है। बंगाल में स्वतंत्र सूबा स्थापित करने का श्रेय मुर्शीद कुली खां को जाता है। अलवर्दी खां भी बंगाल का ही नवाब था और सुजाउद्दौला बाद में जो है अवध का नवाब बना था। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 51 सल्तनत काल में सर्वोच्च सैन्य अधिकारी कौन था? तो सल्तनत काल में जो सर्वोच्च सैन्य अधिकारी, हाईएस्ट मिलिट्री ऑफिसर था, वह खान था। सल्तनत काल में हाईएस्ट मिलिट्री ऑफिसर खान था। और होता क्या था कि 10 जब अमीर बनते थे तो एक मलिक बनता था। 10 अमीर इक्वल टू एक मलिक और 10 मलिक इक्वल टू एक वन खान होता था। तो जो सबसे सर्वोच्च सैन्य अधिकारी था वह खान था। अब अगला प्रश्न, मीर कासिम ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू? मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहां स्थानांतरित की? तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की।
जो मीर कासिम था वह बंगाल का नवाब था और बंगाल के नवाबों में बहुत ही योग्य नवाब था। और ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने मीर जाफर को हटा करके 1760 में मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया था और मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटा करके मुंगेर में स्थापित की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 53, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उसी के प्रावधानों के तहत 1774 में इसे बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। जो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस है, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया कहते हैं। फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहते हैं क्योंकि इसने भारत में नागरिक सेवा का प्रारंभ किया था। लॉर्ड बेंटिक या लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ध्यान देंगे, जो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था वो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, जबकि लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। और सती प्रथा के रिमूवल में लॉर्ड विलियम बेंटिक का प्रमुख श्रेय जाता है, लॉर्ड बेंटिक का प्रमुख रोल रहा है। रॉबर्ट क्लाइव वारेन हेस्टिंग्स से पहले बंगाल का गवर्नर था, गवर्नर जनरल नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हो गया थर्ड। अब अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट वाज द नेम ऑफ द जर्नल स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी? तो महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रारंभ की थी? महात्मा गांधी द्वारा जो पत्रिकाएं प्रारंभ की गई उसमें एक प्रमुख नाम है हरिजन का। हरिजन महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ की गई। इसके अलावा यंग इंडिया, नवजीवन, हिंद स्वराज, इस तरह की पत्रिकाएं महात्मा गांधी ने प्रारंभ की थी। यंग इंडिया, नवजीवन, हिंद स्वराज। और उनकी आत्मकथा आप सभी जानते हैं, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी की आत्मकथा है। ये जो न्यू इंडिया है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट के द्वारा निकाली गई पत्रिकाएं थी। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट के द्वारा निकाली गई पत्रिकाएं थी। अब अगले प्रश्न पर आते हैं, दार्शनिक राजा का विचार किसने दिया? Who gave the idea of philosopher king? तो जो दार्शनिक राजा का विचार है यह प्लेटो ने दिया। और प्लेटो यूनान या ग्रीस का एक बहुत बड़ा दार्शनिक था और इस प्लेटो के गुरु थे सुकरात। प्लेटो के गुरु थे सुकरात। सुकरात का शिष्य था प्लेटो और प्लेटो का शिष्य था अरस्तु। तो प्लेटो ने फिलोसफर किंग या दार्शनिक राजा का विचार दिया। और प्लेटो की एक प्रमुख रचना है द रिपब्लिक। रिपब्लिक या द रिपब्लिक इज ए वेरी इंपॉर्टेंट बुक रिटन बाय प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, हु इज द ऑथर ऑफ द प्रिंस? अब देखिए, जो प्रिंस के लेखक कौन है? तो प्रिंस के लेखक मैकियावेली है। प्रिंस के लेखक मैकियावेली हैं और निकोलो मैकियावेली इटली के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। निकोलो मैकियावेली इटली के प्रसिद्ध दार्शनिक हैं जिनकी एक प्रमुख रचना है द प्रिंस। और अभी पिछले क्वेश्चन में चर्चा किए थे कि द रिपब्लिक प्लेटो की प्रमुख रचना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु ऑफ द फॉलोइंग गिव द मोनिस्ट थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी? मोनिस्ट थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी या संप्रभुता का एकल सिद्धांत किसने दिया? तो यह जॉन ऑस्टिन के द्वारा दिया गया। संप्रभुता का एकल सिद्धांत जॉन ऑस्टिन के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, what is the number of the electoral college for electing the president of USA? USA के प्रेसिडेंट के लिए इलेक्टोरल कॉलेज कितने हैं? कितनी सीटों से के द्वारा, निर्वाचक मंडलों की संख्या कितनी है जिसके द्वारा कि यूएस के प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है? तो उसके लिए निर्वाचक मंडल की संख्या है 538। और 538 में से जीतने के लिए उम्मीदवार को, कैंडिडेट को कम से कम 270 इलेक्टोरल कॉलेज जीतने होंगे। 270 जब जीतेंगे तो अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, which one of the following is not a republic? इनमें से कौन रिपब्लिक नहीं है? तो रिपब्लिक का यहाँ मतलब ये है कि जहां पर जनता के द्वारा जो है कि शासक का चुनाव किया जाता हो। तो आप सब जानते हैं कि फ्रांस में, इंग्लैंड में और यूएसए में जनता डायरेक्ट चुनाव करती है शासक का, जबकि चाइना में स्यूडो डेमोक्रेसी है, वहां एक पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, और इसलिए उसको हम प्योर रिपब्लिक नहीं कह सकते।
आपको मालूम होगा कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 4 जुलाई 1776 को रिपब्लिक बना था। उसी समय अमेरिका को आज़ादी मिली थी। जबकि जो हमारा फ्रांस है वो 4 सितंबर 1817 को रिपब्लिक बना, और इंग्लैंड 19 मार्च 1649 को रिपब्लिक बना था। अब आज का आखिरी प्रश्न, विच इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंग्लैंड? इंग्लैंड का सर्वोच्च न्यायालय कौन है? तो इंग्लैंड का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है। पहले 2005 के पहले हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है कि हाईएस्ट कोर्ट होता था, लेकिन अभी हाईएस्ट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। तो हमने 30 प्रश्नों के विस्तृत उत्तर की चर्चा की। ये प्रश्न अत्यंत ही आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। इनके बार बार उत्तर को सुनिए, ध्यान से पढ़िए। कीप ऑन लर्निंग। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट 40 प्रश्नों का डिस्कस करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।